नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज चर्चा करने जा रहे हैं जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने हिरासत में लेके और 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उसके अंदर बात करने वाली ये है कि ईडी ने जो आरोप लगाए क्या वो सही है, क्योंकि बीजेपी ये बोल रही है कि उन्होंने घोटाला किया है और घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, वो कितना ही ईमानदार हो कुछ भी हो। और उसी में जो आम आदमी पार्टी है साथ में विपक्ष है वो ये बोल रहे हैं कि ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर, जो चाहे जिसको भी चाहे जेल में डाला जा रहा है। तो बात करते हैं जो ईडी ने जो शराब जिसके तहत उनको अंदर डाला है जेल के अंदर, वो है शराब नीति। जो शराब नीति आई भी थी और वो उसको समाप्ति कर दिया गया था 6 महीने के अंदर अंदर। वो भी शराब नीति आई थी 2021 के अंदर। आखिर उस शराब नीति के अंदर ऐसा क्या था और क्या उसमें घोटाला हुआ था, क्या उसमें प्रावधान था, कैसे उसकी जांच हुई, वो बात करेंगे। साथ बात ये भी करेंगे कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको हिरासत में लेने के बाद में वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर अपनी बेल के लिए उन्होंने बेल मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील भी रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल देने से मना कर दिया है। आखिर जो ईडी है उसके केस के अंदर बेल क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जो ईडी ने जिन जेल में डाला है अभी तक, क्योंकि आपके 3-4 ऐसे नेता हैं, मनीष सिसोदिया हैं, उससे पहले सत्येंद्र जैन है जो 2 साल से वो जेल के अंदर है, लेकिन अभी तक 2 साल से इसकी जांच चल रही है। अभी तक ईडी ने साबित ये नहीं किया है कि इन्होंने घोटाला किया, लेकिन वो दोषी नहीं है फिर भी जेल के अंदर है। उन तमाम चीज़ों के अंदर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर शराब नीति ऐसी क्या थी, उसके अंदर क्या प्रावधान था, वो बात करते हैं। फिर बात करते हैं ईडी वाला। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 के अंदर एक शराब पॉलिसी जारी की थी और उसमें यह प्रावधान था कि उसने जो शराब थी पहले सरकार के हाथ में थी, उसको प्राइवेट कर दिया, निजी हाथों में दे दी उसके अंदर। और उसमें तमाम ऐसे प्रावधान किए गए कि जैसे कि अपने हर एरिया में कोई भी वाइन शॉप होती है वो फिक्स नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है ऐसे। तो दिल्ली में ये किया गया कि जो भी दिल्ली को 32 जोनों के अंदर बांटा गया और उसके अंदर हर जोन के अंदर लगभग 27 वाइन शॉप होना फिक्स कर दिया गया कि कुछ भी हो 27 तो होगी। तो लगभग 800 वाइन शॉप खोली गई। और इस प्रकार से, और वाइन शॉप भी ऐसे नहीं थी कि जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि अंदर वो जेल की तरह होती है, वैसे नहीं थी, ओपन और इतनी सजावटी, क्योंकि प्राइवेट हाथों में दी गई थी। और प्राइवेट हाथों में देने के बाद में यह था कि आप प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हो और जो बिक्री थी आप कितनी भी रख सकते हो, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन भी उसको परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। और एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दो और घर बैठे आपके पास शराब पहुँच जाएगी। दिल्ली के अंदर इस तरह से उसमें डिज़ाइन किया गया था। साथ ही ये था कि एयरपोर्ट है वहाँ पे भी ये प्रावधान किया गया कि आप पूरे 24 घंटे ही शराब की जो वाइन है वो ओपन रह सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पहले की नीति के अंदर ये था कि 25 वर्ष से नीचे कोई भी शराब नहीं खरीद सकता था, लेकिन जो 21 की पॉलिसी थी उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि 21 वर्ष तक का ऊपर जो भी है वो शराब खरीद सकता है। इससे क्या हुआ कि निजी हाथों में देने के बाद में सेल ज़्यादा हुई और निजी हाथों में यह था कि आप प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, ये सब था। उनके सरकार के पास ये था कि आप फिक्स जो है हमें इतना आप दे देना। ये थी शराब नीति जो नवंबर 2021 के अंदर आई थी और लगभग जुलाई या अगस्त के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये मुद्दा जो है उठा कैसे आया सामने। इसकी शुरुआत होती है जुलाई के अंदर। जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे नरेश कुमार, उन्होंने जो एलजी थे उस टाइम पर विनय कुमार सक्सेना, उनको एक लेटर लिखा और लेटर में ये लिखा कि जो शराब पॉलिसी बनाई गई है उसके अंदर राजस्व की चोरी हुई है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो वाइन्स शॉप थे और जो रिटेलर थे उनके मध्य इनको समझौता हुआ है और उसमें इन्होंने ये घोटाला किया है। लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है, उनके पास इनका हिसाब नहीं है। ये था। तो जो मुख्य सचिव थे उन्होंने एलजी को लेटर लिखा और एलजी ने शुरुआत की सीबीआई को इसका लेटर लिखा है कि आप इसकी जांच करो और जांच भी करो। और इसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हेरफेर किए और अपने जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया है प्राइवेट हाथों में करके। लेकिन जुलाई के अंदर एक बात है और अगस्त सितंबर में इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत आगे जांच होती है और 19 अगस्त को सीबीआई ने जो मनीष सिसोदिया है उनके घर पर रेड डालती है और रेड डालने के बाद में वहाँ से इतना कुछ
आउटपुट नहीं मिलता उनको। और 22 अगस्त को पहली बार ईडी की एंट्री होती है और उनको भी ये लगा कि इस नीति के अंदर कहीं ना कहीं हेरफेर हुई है और इन्होंने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। इनको सिर्फ और सिर्फ ईडी को शक हुआ था और सीबीआई के बाद में ईडी की एंट्री होती है। फिर धीरे धीरे जांच बढ़ती जाती है और 2023 के अंदर, मार्च 2023 के अंदर फाइनली जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी थे उस टाइम पे, है अभी भी है, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लेती है ईडी। और फिर वो बेल की कोशिश करते हैं लेकिन बेल नहीं मिलती है। उससे पहले सत्येंद्र जैन थे स्वास्थ्य मंत्री, उनको 2022 में गिरफ्तार कर लिया, अभी तक अभी जेल में है। उसके बाद में संजय सिंह थे, सांसद थे, उनको तो अभी रिहा कर दिया गया था। मार्च 2023 से ये गिरफ्तारी चल रही थी और फाइनली डेट आती है 21 मार्च 2024 और उस दिन उनको, जो अरविंद केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 21 मार्च को ही, उनसे पहले जो अरविंद केजरीवाल है उनको 9 समन जारी कर दिए गए थे ईडी ने। और ईडी ने यह बोला था कि आप हमारे पास आइए और आपसे सवाल जवाब करना है, और लेकिन उनके जवाब नहीं दिया उन्होंने और वो बचते रहे कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि। लेकिन फाइनली 21 मार्च को वो सुबह हाईकोर्ट जाते हैं अग्रिम जमानत के लिए, बेल के लिए, लेकिन हाईकोर्ट मना कर देती है और हाईकोर्ट को ये बोलते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन ईडी ये बोलती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है इनको गिरफ्तार करने के लिए और इन पे जो आरोप है 100 करोड़ उनको साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है। इस कारण से ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया 21 मार्च को और 26 मार्च को फिर सुनवाई होती है। सुनवाई के अंदर फिर बेल नहीं मिलती है और फिर उनको 1 अप्रैल तक हिरासत में रखा जाता है और 1 अप्रैल को फाइनली उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है 15 अप्रैल तक। लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। बात करते हैं क्या ईडी में गिरफ्तार होने के बाद जमानत नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा ही है कुछ। मेन कारण है जो कानून है इनका, ईडी का, पीएमएलए एक्ट 2002, उसमें संशोधन हुआ था 2018 के अंदर। पीएमएलए एक्ट है क्या? मेन जो राउंड चल रहा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का, और जो पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया था। और ये है धन से संबंधित, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है या धन की चोरी करता है तो ईडी उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये 2002 के अंदर बनाया गया था पहली बार। लेकिन बात ये है कि जो शक्तियां हैं ईडी के पास, 2018 के अंदर मोदी सरकार ने इसमें परिवर्तन ये कर दिया गया कि आप किसी भी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला होना चाहिए, बाकी और मैटर नहीं होना चाहिए। धन से संबंधित होना चाहिए। अगर उसने ब्लैक किया या फिर धन की या टैक्स से चोरी की है, उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो। 2018 के अंदर ये संशोधन किया गया और आप उस पर आरोप लगा सकते हो, एफआईआर दर्ज कर सकते हो और उसको जेल में ले सकते हो और उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। और आप तब तक उसको जेल में रख सकते हो जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं हो जाए। और इस प्रक्रिया में अगर साल लगती है, 2 साल लगती है, 3 साल भी लगती है, जब तक कि आप अगर बेगुनाह नहीं साबित हो जाते, जब तक आप जेल में रहोगे बिना आरोप आपके लगे ही। यही मैटर है जो पीएमएलए एक्ट है, इसके तहत ही ईडी इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की और इनको जेल भेज दिया गया है और इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। ये एक्ट, इसी एक्ट के अंदर केजरीवाल जी ने बताया था कि ऐसा कानून संशोधन किया है कि तानाशाही है। ये था पूरा मैटर जो इनको जमानत भी नहीं मिली है। इसके अंदर बात ये आती है कंक्लूजन, जो सबके अलग अलग विचार है, मेरे भी अलग विचार है, कि क्या ईडी है जो स्वतंत्र होकर काम कर रही है क्या, या फिर ऐसा क्यों है कि चलो ठीक है जो भ्रष्टाचार कर रहा है उन पे आरोप, उनको गिरफ्तार करना सही है। लेकिन बात तो ये है ना कि जो भी लीडर है 95% केस ऐसे हैं जो अपोजिशन है, जो विपक्ष में है ना, उन्हीं नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा थोड़ी है कि जो विपक्ष में है वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या जो पक्ष में है, जो अभी सत्ता में है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ का मेन है सवाल कि क्यों 95 विपक्ष के नेताओं पर और वो जो नेता विपक्ष में है पक्ष में आ जाते हैं, सत्ता पक्ष में आ जाते हैं ना, जो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उन पे ईडी का कार्रवाई नहीं चलती है। मेन मुद्दा ये है। तो ये विचार हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से है कि विचार जांच हो रही है तो निष्पक्ष होनी, सब पे होनी चाहिए। और ये था मैटर जो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया है। आपकी क्या राय, आप जरूर इसमें बताना, आप भी सोचना इसमें। और मोटा जो था मैंने आपको समझाया है इस चीज़ में। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और
कमेंट करके बताना कि हाँ ये अब हमें समझ में आया कि आखिर उनको बेल क्यों नहीं मिली। अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वो निर्दोष है या उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया ही है, किया है तो अभी तक। लेकिन ये 2022 से जहाँ चल रही है अभी तक साबित नहीं हुआ। अभी तक ईडी यही बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन साबित नहीं कर पाया है। तो ये था मैटर पूरा, मैंने समझाया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।